हेलो माय डियर स्टूडेंट, शिक्षा कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल में मैं आपका स्वागत करती हूँ। आइए स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 12 सब्जेक्ट फिजिक्स यूनिट फर्स्ट स्थिर वैद्युतिकी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का चैप्टर सेकंड वैद्युत विभव धारिता का नया टॉपिक वैद्युत आवेश के लिए विभव का व्यंजक ज्ञात करते हैं। देखते हैं इस व्यंजक के सभी बेसिक पॉइंट को और हम इसे समझते हैं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं व्यंजक। देखिए स्टूडेंट्स, ये व्यंजक है आपका बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विभव के लिए व्यंजक ज्ञात कीजिए। अगर एग्जाम में ये प्रश्न पूछा जाएगा तो इस तरह से पूछा जाएगा कि किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विभव के लिए व्यंजक ज्ञात कीजिए। देखिए ये प्रश्न जो है ये सन 2000 में, 2003 में, 2005 में और 2017 में पूछा गया है। ठीक है, तो ये जो है आने वाले एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण भी है क्योंकि 2017 के बाद में ये नहीं पूछा गया है। तो देखिए स्टूडेंट्स, कैसे हम बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विभव के लिए व्यंजक ज्ञात करते हैं। देखो, सबसे पहली बात तो आपको ये समझना है कि बिंदु आवेश के कारण, बिंदु आवेश मतलब भाई बिंदु आवेश मतलब किसी आवेश का होना भी तो बहुत ज़रूरी है। तो मान लेते हैं कि ये आवेश है, ठीक है, जैसे कि हमने इस बिंदु पर एक आवेश लिए हैं, देखो बिंदु ओ पर। अब इसके कारण किसी बिंदु पर मतलब इधर कहीं दूर, मान लो कि इस बिंदु पर क्या निकालना है, हमको विभव की गणना करनी है। ठीक है, वी की गणना करनी है। तो अब सिंपल सी बात है कि वी की गणना करनी है, विभव निकालना है, मतलब हमको ये आवेश को जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेकर जाना पड़ेगा। क्योंकि विभव की परिभाषा में क्या पढ़े थे हमने कि किसी एकांक धन आवेश को या परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो कार्य करना पड़ता है उसे हम विभव कहते हैं। तो आवेश को हमको एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाना पड़ेगा, मतलब ये आवेश को मान लो कि यहाँ पर लेके जाना है या यहाँ से इधर लेके आना है, तो जो कार्य करना पड़ेगा वही क्या होगा, विभव होगा। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे देखते हैं कि कैसे हम किसी बिंदु पर एक आवेश की कल्पना करते हैं। तो देखो यहाँ पे वर्णन में हमने क्या लिखे हैं, मान लो बिंदु ओ पर एक बिंदु आवेश प्लस क्यू स्थित है। क्या स्थित है? प्लस क्यू स्थित है। इससे डी दूरी पर, दूरी को हम डी की जगह आर भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे डी दूरी पर मतलब जैसे कि देखो स्थित किसी बिंदु पर विभव का मान ज्ञात करना है। ठीक है, कितनी दूरी पर स्थित? डी दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर विभव का मान ज्ञात करना है। कहने का मतलब ये है कि बिंदु Q से बिंदु O से बिंदु P तक की जो दूरी है उसको हमने यहाँ पे डी मान लिए हैं। ठीक है, तब बिंदु O से x दूरी पर स्थित बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो देखो यहाँ पर हम बिंदु O से x दूरी पर स्थित बिंदु B पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते हैं। देखिए जो बिंदु बी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है ये कूलाम के नियम से ज्ञात करेंगे। भाई कूलाम के नियम से मान लो इस आवेश के कारण इस बिंदु पर है ना, मतलब कि प्लस क्यू आवेश के कारण अगर बिंदु बी पर हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है तो क्या होगा, सिंपल सी बात है, E = 1/4πε0 के इंटू क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर। क्यों? क्योंकि यहाँ पे दूरी क्या है भाई, बिंदु ओ से बिंदु बी तक की दूरी क्या है, यहाँ पे x है, इसीलिए यहाँ पे सूत्र में क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर। बहुत सिंपल सी बात है। देखो जब भी हम किसी भी बिंदु के कारण किसी बिंदु दूसरे बिंदु पर अगर हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते हैं तो वो जनरली E = 1/4πε0 के क्यू अपॉन, यहाँ पे अपॉन में जो है ये दूरी के ऊपर निर्भर करता है। अगर r है तो r लेते हैं, d है तो d लेते हैं, x है तो x लेते हैं। तो बिंदु O से बिंदु B तक की दूरी क्या है हमारे पास में, x है, इसलिए हमने यहाँ पे क्या लिए हैं, x लिए हैं। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E = 1/4πε0 के इंटू क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर निकाल लिए। ठीक है, अब यहाँ पे बात आती है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना क्यों की, हमको इसकी क्या ज़रूरत है भाई, हमको तो यहाँ विभव निकालना है। लेकिन नहीं, हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पहले ज्ञात करनी पड़ेगी, उसके बाद में ही विभव निकलेगा। क्यों? क्योंकि विभव जो है एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक आवेश को ले जाने में कार्य करना पड़ता है। और जब हम आवेश को लेकर जाएंगे तो भाई आवेश जब एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाएगा तो वो कुछ बल का भी अनुभव करेगा। तो जो बल का अनुभव करेगा उसी को हम क्या बोलते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसलिए हमको यहाँ पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को भी निकालना ज़रूरी है। देखिए जहाँ के क्या है, माध्यम का परावैद्युतांक है। ये तो सिंपल सी बात है, बहुत जनरल, अगर आप इस लाइन को नहीं भी लिखोगे तो चलता है, लेकिन आपको पता है, इसके पहले भी आपने लिख चुके हैं कि के क्या होता है, माध्यम का परावैद्युतांक होता है। अब एकांक धनावेश को अल्प दूरी, कौन सी दूरी, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, अल्प दूरी,
डी एक्स से मतलब डी एक्स अल्प दूरी क्या डी एक्स, देखिए यहाँ पे अल्प दूरी डी एक्स है। मान लेते हैं कि इस बिंदु से, है ना, बिंदु ए से हमने कहाँ पर लेके गए उसको, बिंदु बी तक के, और इस दूरी को हमने डी एक्स मान लिए। क्या मान लिए, इस अल्प दूरी को हमने डी एक्स मान लिए। तो अल्प दूरी डी एक्स मतलब कि ए से बी तक के, कहाँ तक के, ए से बी तक के ले जाने में किया गया कार्य। तो किया गया कार्य क्या हो जाएगा, कार्य बराबर, देखो डी डब्ल्यू क्यों लिए हमने यहाँ पे, डी डब्ल्यू इसलिए लिए क्योंकि यहाँ पे अल्प दूरी, तो कार्य भी हम अल्प करेंगे, इसलिए हमने यहाँ पे क्या लिए, डी डब्ल्यू लिए। ठीक है, तो जो कार्य है वो हो जाएगा बल गुणा दूरी। बल गुणा दूरी मतलब बल, मतलब यहाँ पे बल से मतलब तीव्रता है। क्यों, क्योंकि एकांक धनावेश जितने बल का अनुभव करेगा वही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, मतलब बल की जगह हम यहाँ पे तीव्रता लेंगे, तो तीव्रता गुणा दूरी। तो तीव्रता मतलब कि ई, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता मतलब कि ई, तो ई गुणा क्या हो जाएगा यहाँ पे डी एक्स। ठीक है, ई गुणा क्या हो जाएगा डी एक्स। तो कुल मिला के ई का मान क्या है जो हमने पहले निकाले हैं, ई का मान देखिए ये निकाले हमने ई का मान। ठीक है, 1/4πε0 के इंटू Q/x²। तो हम ई की जगह क्या करेंगे स्टूडेंट्स, ई का मान रख देंगे। अब देखो ये डी एक्स, तो ये डी एक्स ही है जो यहाँ पे दूरी के बदले में हमने क्या रखे थे यहाँ पे डी एक्स, तो यहाँ पे डी एक्स आ गया। अब बात आती है कि डी एक्स के सामने माइनस क्यों लगाए, तो माइनस क्यों लगाए उसका कारण हमने देखो यहाँ पे लिख के रखे हैं। अगर आप एग्ज़ाम में इस माइनस का कारण नहीं भी लिखोगे तो चलता है, पर हम यहाँ पर अभी कॉपी में नोट्स बना रहे हैं इसलिए हमको ये लिखना पड़ेगा। तो देखो क्या है, ऋण चिन्ह यह प्रदर्शित करता है कि तीव्रता और विस्थापन की दिशाएं परस्पर विपरीत है। क्या प्रदर्शित करता है ऋण चिन्ह, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विस्थापन की दिशाएं परस्पर विपरीत हैं, अतः एकांक धनावेश को अनंत से पी तक लाने में किया गया कार्य। अब देखो एकांक धनावेश को अनंत से मतलब कि कोई भी इधर दूरी है हमको नहीं पता, अनंत दूरी है और अनंत दूरी से हम यहाँ पर लेके आ रहे हैं बिंदु पी तक के, तो उसमें जो कार्य करना पड़ेगा तो इसका हम समाकलन करेंगे। तो कहाँ से कहाँ तक के, हम अनंत से बिंदु पी तक के, मतलब बिंदु पी तक के लाने में मतलब कि कितनी दूरी तक लाने में, डी दूरी तक लाने में जो हमको कार्य करना पड़ेगा उसी के लिए हम यहाँ पर समाकलन करेंगे। तो समाकलन का चिन्ह लगा दी हमने, अनंत से लेकर के कहाँ तक के, डी तक के। किसका समाकलन करेंगे, इस पूरे वर्ग का। तो देखो ये जो डी डब्ल्यू है ना, डी डब्ल्यू का समाकलन क्या हो गया, डब्ल्यू हो गया, और ये 1/4πε0 के इंटू Q/x² डी एक्स, और माइनस चिन्ह को बाहर निकाल दिए। अब भाई देखो यहाँ पर आपको एक चीज़ ध्यान देना है कि जिसका समाकलन नहीं होगा उसको हम बाहर कर देते हैं। तो किसका समाकलन नहीं होगा यहाँ पे, तो यहाँ पे जो है Q का भी समाकलन नहीं होगा, इसको भी बाहर कर देते, और 1/4πε0 का नहीं होगा, इसको भी बाहर कर देते। तो अंदर कौन बचेगा, सॉरी स्टूडेंट्स, वेरी सॉरी। तो अंदर कौन बचेगा यहाँ पे, देखो अंदर जो है ये समाकलन के चिन्ह के साथ में मतलब कि 1 बचेगा ऊपर में और नीचे में x² बचेगा। देखो समाकलन का चिन्ह मतलब कि अनंत से लेकर के डी तक के, और ये dx तो जो है ये बाहर है, इसको आप ऐसे बाहर करके भी लिख सकते हो या साथ में लिख दो। तो हमने क्या किए यहाँ पे कि इसको dx को ऊपर रख दिए और जो ये नीचे में x² बचा है इसको नीचे लिख दिए। अब इसका समाकलन 1/x होगा, इसका समाकलन क्या होगा 1/x। बाकी तो जैसे कि वैसे है, देखो ये वाला q और एप्सिलॉन 4πε0 के जैसा का वैसा, और समाकलन का चिन्ह भी हट गया यहाँ से क्योंकि इसका समाकलन हो गया। अब समाकलन कैसे हुआ ये हम समझते हैं। तो देखिए समाकलन जो है कैसे होता है, समाकलन का सूत्र होता है, समाकलन का क्या होता है, सूत्र होता है। अगर हमको इसका समाकलन करना है x² का तो इसको हमको ऊपर लेके जाना पड़ेगा। कहाँ लेके जाना पड़ेगा, ऊपर। देखो मैंने यहाँ रफ वर्क भी कर दी हूँ। तो जब ये ऊपर जाएगा तो ये जो घात धनात्मक है इसकी घात कैसे हो जाएगी, यहाँ पे ऋणात्मक मतलब कि -2 हो जाएगा। ठीक है, अब ये जो है इसका समाकलन करेंगे, तो समाकलन करेंगे भाई, तो देखो ये ऊपर गया है dx जैसा का वैसा रहेगा। तो समाकलन का सूत्र होता है कि अगर x के ऊपर n की पावर हो और उसका अगर हमको समाकलन करना है, क्या करना है, उसका समाकलन। देखिए मैं इसको थोड़ा डिटेल में नीचे समझाती हूँ, यहाँ पे समझिए आप। मान लो आपके पास में x की पावर n की पावर हो,
x की पावर n हो और dx हो और इसका समाकलन करना है, तो इसका समाकलन होता है x पावर n+1 अपॉन n+1। जो भी हो, जैसे कि मान लो यहाँ पे x की पावर -2 है ना, तो भाई जहाँ पे n है वहाँ पे क्या आ जाएगा, -2 आ जाएगा। तो कैसे लिखेंगे हम इसको, x की पावर -2 + 1 है ना, मतलब इसको हम लिखेंगे सूत्र से, इस सूत्र से अगर हमको समाकलन करना है तो हम लिखेंगे x की पावर -2 + 1 अपॉन में क्या हो जाएगा, -2 + 1। अब सिंपल सी बात है, देखो ये -2 और +1 दोनों घटेंगे, तो घटने के बाद में x के ऊपर कितने की घात बचेगी, -1, और नीचे में देखो -2 + 1, तो ये घटने के बाद में यहाँ पे क्या बचेगा, -1 बचेगा। तो सिंपल सी बात है कि जब ये घटेंगे आपस में तो x के ऊपर -1 की पावर और नीचे में क्या बचेगा, -1। चूँकि 1 को नहीं भी लिखे तो चलता है, तो नीचे के अपॉन में अगर 1 को नहीं भी लिखे तो चलता है, लेकिन माइनस चिन्ह को तो लिखना पड़ेगा। तो माइनस चिन्ह को लिखेंगे तो देखो ये हो जाएगा माइनस, और x के ऊपर क्या है, -1 की पावर, और ये जो अनंत और जो d है ये इस तरह से जाके ऊपर जो है लग जाएंगे, मतलब कि कोष्टक के ऊपर जो है लिमिट को लगा देते हैं, क्योंकि ये नियम है, जब भी हम समाकलन करते हैं तो लिमिट जो है वो कोष्टक के साथ में लग जाता है बाहर, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या किए, मंझला कोष्टक, मतलब इसको हम जो है क्लोज ब्रैकेट भी कहते हैं, बंद कोष्टक भी कहते हैं, छोटा कोष्टक, मंझला कोष्टक और बड़ा कोष्टक है। तो ये बड़ा कोष्टक है, ठीक है, बड़ा कोष्टक है, सॉरी ये मंझला नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, बड़े कोष्टक के ऊपर में जो है लिमिट को लगा दिए, ठीक है। चूँकि यहाँ पे एक बात ध्यान देना है कि अगर किसी भी चर राशि के ऊपर घात अगर ऋणात्मक हो तो उसको हमेशा धनात्मक करके लिखा जाता है। तो देखो भाई सिंपल सी बात है, अब ये धनात्मक करके लिखेंगे तो जो x है वो कहाँ पे आ जाएगा, x जो है वो 1 के अपॉन में आ जाएगा, तो 1 के अपॉन में आएगा तो ये जो घात है वो धनात्मक हो जाएगा। तो धनात्मक होने के बाद में फिर लिमिट जो है इस तरह से लग जाएंगे। तो फाइनली हम इसको क्या लिखेंगे, इस तरह से लिखेंगे। अब यहाँ बात आती है कि इसके सामने का माइनस चिन्ह कहाँ गया भाई, ये माइनस चिन्ह, तो देखो ऑलरेडी पहले से माइनस था। अब यहाँ का जो माइनस है, इसके पास का माइनस जब बाहर निकलेगा तो इस माइनस और इस माइनस का दोनों का गुणा होके प्लस हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे प्लस चिन्ह है, मतलब प्लस को लिखा नहीं गया है, कहने का मतलब ये है कि ये माइनस और माइनस प्लस हो गए। अब हम अगली स्टेप में यहाँ पे लिमिट पुट करेंगे, बहुत सिंपल, बहुत सरल, आपको समझना है आसानी से। देखो लिमिट पुट कैसे करते हैं, तो लिमिट पुट ऐसे करते हैं, जैसे यहाँ पे देखिए पहला जो है लिमिट अनंत है, सॉरी पहला लिमिट जो है वो d है। तो देखो पहला लिमिट d है, तो ये तो बाहर वाला जैसा का वैसा रहेगा। लिमिट किस में पुट करेंगे, x में, तो यहाँ पे x की जगह क्या आ जाएगा, यहाँ पे x की जगह d आ जाएगा, और ये माइनस चिन्ह सूत्र का होता है। और फिर दूसरे बार में x की जगह क्या आ जाएगा, यहाँ पे अनंत आ जाएगा, क्या आ जाएगा, अनंत। देखो ये जो चर राशि है ना, इसी में लिमिट पुट करते हैं। पहला लिमिट लिखकर फिर बीच में माइनस लगाते हैं, फिर यहाँ पे x की जगह अनंत आ गया। अब तुम बताओ ज़रा, ये 1 अनंत का मतलब क्या होता है, 0 होता है कि नहीं, ठीक है। तो 1 अनंत का मतलब 0 होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, q/4πε0 के, और x के साथ में x की जगह पे यहाँ पे d रखे थे तो इसका मान तो 0 हो गया, तो ये 0 को नहीं भी लिखे तो चलता है। तो फाइनली जो है अंतिम में निष्कर्ष क्या निकल के आएगा, अंतिम में निष्कर्ष निकल के आएगा w बराबर q/4πε0 के 1/d। तो आप देख लीजिए किस तरह से जो है इसको अरेंज करके आगे हमने लिखे हैं, देखिए वही है यहाँ पे भी, ठीक है, q/4πε0 के इंटू 1/d। तो w था, क्योंकि हम कार्य की गणना कर रहे थे, किसी गणना कर रहे थे हम कार्य की, देखो कार्य ही निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम कार्य को v भी लिख सकते हैं। v क्यों लिख सकते हैं, सिंपल सी बात है, क्योंकि किया गया कार्य ही विभव कहलाता है, इसलिए हम w की जगह यहाँ पे v भी लिख सकते हैं। तो ये फाइनल रिज़ल्ट निकल के आया हमारा कि जो v है उसका मान आ जाएगा 1/4πε0 के q/d ओल्ट। ओल्ट क्यों लगाएं, क्योंकि विभव का मात्रक क्या होता है, ओल्ट होता है। तो है ना स्टूडेंट, बहुत सरल। देखो कुछ नहीं करना है आपको, क्वेश्चन बहुत सिंपल है,
बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विभव का व्यंजक निकालना है। भाई विभव का व्यंजक निकालने के लिए सबसे पहले कार्य निकालना पड़ेगा, और कार्य निकालने के लिए हमको सबसे पहले तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी पड़ेगी, क्योंकि कार्य बराबर क्या होता है, बल गुणा दूरी, और बल मतलब की तीव्रता। तो इसलिए हमने यहाँ पे पहले विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को लिख लिए, उसके बाद में हमने इस सूत्र में मान रखे, और मान रखने के बाद में हमने यहाँ पे क्या किया, इसका समाकलन किए। तो इस तरह से निकल के आया आपका विभव के लिए व्यंजक। तो ठीक है स्टूडेंट्स, आशा करती हूँ आपको समझ में आया होगा, और अगर नहीं समझ में आया है तो आप मुझे कमेंट करिए कि मैम ये हमको समझ में नहीं आया, तो मैं आपको पुनः इसे समझाकर एक अलग से लेक्चर बना दूंगी। जो भी पॉइंट अगर आपको समझ में नहीं आए, या मैं कमेंट में आपको इसका आंसर दे दूंगी। तो मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट व्यंजक के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय।